यहाँ आप सबको देख करके मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब शिवानी बहन और कनुप्रिया जी हमारे साथ थे लंदन में, और हमने यही अनुभव उनसे लिया है कि हर पल बहुत ही हम हंसते थे, बहलते थे, बहुत मज़ा किया है, बहुत बहुत एंटरटेनमेंट आपस में सभी ने उनसे अनुभव किया है। तो आज शिवानी बहन और कनुप्रिया जी, मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप खुले दिल से हम सब ब्राह्मण परिवार के बीच में अपनी जो दिल की बातें हैं वो आप रखेंगे और हम आपको दिल की बातें पूछेंगे। और ये जो हमारा परिवार है, हम ब्राह्मण परिवार के तरफ से आपको ये प्रश्न पूछती हूँ सबकी जानकारी के लिए, और कानों में सुनाने वाली बातें आज हम सभी सुनेंगे। तो सबसे पहले आइए हम शिवानी बेन आपसे ये पूछते हैं कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, ये ट्रेडमार्क ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान जो विश्व में अभी फैला हुआ है, ट्रेडमार्क जो किया गया है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, इसकी सक्सेस की सीक्रेट क्या है? ओम शांति। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, कितना थैंक्स करें। सारी ब्लेसिंग्स और गुड विशेस ऐसे फ्लो कर रही है, फील होता। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज जैसे कि बाबा के प्रोग्राम्स पहले जी जागरण चैनल पर आते थे सवेरे, तो वो चैनल के जो एमडी हैं, तो वो चैनल पर एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था अवेकनिंग, सिर्फ अवेकनिंग। और उन्होंने अप्रोच किया स्टूडियो में और मुझे कहा कि आप आकर उस प्रोग्राम को एंकर करो, वो प्रोग्राम में आप आकर क्वेश्चंस पूछो, बट आप एज अ ब्रह्मा कुमारी नहीं आ सकते, कम इन डिफरेंट क्लोथ्स, कलर्ड क्लोथ्स। तो हमने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है, जो भी करना है इट इज एज अ ब्रह्मा कुमारी। तो उन्होंने कहा नहीं, वाइट साड़ी में नहीं आप आ सकते, नहीं तो वो ब्रह्मा कुमारी इस प्रोग्राम बन जाएगा। तो हमने कहा नहीं, करना है तो वैसे ही करना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम वैसा करेंगे और उस प्रोग्राम का नाम रखेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। लेकिन वो प्रोग्राम कभी बना नहीं। और जब फिर ये संकल्प आया कि अब एक रेगुलर प्रोग्राम हमें बाबा का शुरू करना चाहिए, तो समवेयर वो नाम जो वो भाई ने दिया था, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, ऐसे प्रोग्राम का नाम ये होना चाहिए, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, बिकॉज समहाउ वो बहुत एप्ट साउंड करता था, क्योंकि बाबा का ज्ञान हमें अज्ञानता से जागृता की तरफ लेकर जाता। तो वो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज बहुत राइट। ऑफ कोर्स ये नहीं पता था वो घर घर का नाम बन जाएगा ऐसे जिस तरह से, इट वाज जस्ट कि वो एक बहुत अच्छा साउंड करता था वो नाम, तो वो शुरू किया। और जब ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट सोचा तो ऑफ कोर्स बाबा ही टच कर रहा है, लेकिन थॉट ये था कि जब लेक्चर मोड होता है, प्रवचन का मेथड जो होता है, और स्पेशली हम बाबा के बच्चे जब करते हैं, तो हम सभी भाई बहनें बहुत सीरियस होकर सुनाते हैं। मतलब नॉर्मली जो लेक्चर होता है ना, सोल कॉन्शियस, बहुत सीरियस। अब ये जब सामने होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन टेलीविजन के लिए बहुत सीरियस, एक फेस, सीधा सीधा एक ही टोन में अगर बोलता रहता है तो लोग बहुत जल्दी चैनल चेंज कर देते हैं, क्योंकि टेलीविजन है एक्साइटमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, आप बहुत सीरियस उस पर नहीं सुन सकते। जो बाकी लोगों के प्रवचन आते हैं उसमें वो लोग बहुत कहानियाँ, कथाएं और बहुत लाउड एंड शोर मचा कर और ऐसे ऐसे करके लोगों को जोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे प्रवचन बहुत एक ही टोन में सब
दीदियाँ बोलती हैं, तो वो रोकता नहीं था। तो तभी इसीलिए ये थॉट आया कि अगर कॉन्वर्सेशन मोड में हो गया तो शायद इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। जस्ट अ थॉट के इंटरव्यू ज़्यादा इंगेजिंग होगा, ज़्यादा इनग्रोस्ड होगा, एंड समहाउ मे बी दैट्स व्हाट वर्कड। ओके, आई कम बैक टू यू। कनुप्रिया जी, आप बताइए कि हाउ यू गॉट इन्वॉल्व्ड बिफोर कमिंग टू अवेकनिंग। पहले आप और चैनल पर और काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, आप एक्ट्रेस भी रहे हैं, आपने काफ़ी डायलॉग्स वगैरह, ड्रामाज, ये वो सब में भाग लिया है। तो आपका ब्रह्मा कुमारीज अवेकनिंग के साथ कैसे जुड़ाव हुआ? ओम शांति। कई बार लोगों ने ये कहा कि इस प्रोग्राम का नाम होना चाहिए अवेकनिंग ऑफ कनुप्रिया। तो जैसा आपने कहा ही है जैमिनी बहन की, मैं एक मीडिया पर्सन थी और पिछले 12-15 साल से काम कर रही थी अलग अलग तरह से। एज के हिसाब से चेंज होती गई और फाइनली फिल्म मेकर बन गई थी। लेकिन एक स्टेज ऐसा था 2 साल पहले के करीब कि मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। आई जस्ट गॉट अ कॉल एंड एक मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया और वहाँ से आवाज़ आई, ओम शांति। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट वॉइस एंड आई सेड ओम शांति। मुझे ना शब्द पता था कभी, मुझे ब्रह्मा कुमारीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही मैं रिलीजियस थी बिल्कुल भी। मुझे मेरे घर में मंदिर भी नहीं था, मतलब मंदिर जाती भी मैं बहुत, मतलब कोई कहता था कि चलो तो मैं चली जाती थी। एंड देयर वाज अ वॉइस फ्रॉम द अदर एंड एंड शी सेड कि मैं ब्रह्मा कुमारी शिवानी बोल रही हूँ, शिवरात्रि पर हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपका नाम किसी ने बताया है, आप करेंगे? अब वो आवाज़ इतनी अच्छी थी, बट आई सेड शिवरात्रि मुझे कुछ नहीं मालूम। शी सेड आपको मालूम नहीं भी कोई बात नहीं, हम आपको सवाल भेज देंगे ईमेल के ज़रिए। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं कोई ऐसा प्रोग्राम करने जा रही थी टेलीविज़न पर जिसमें मैंने उनसे मुलाकात भी नहीं की, प्रोड्यूसर से मिली भी नहीं। तो आई सेड बट देयर वाज सो मच, आई डोंट नो, मतलब बहुत अच्छा सा कुछ एहसास था। ऐसा ठीक है, आप ईमेल पे कर लीजिए, भेज दीजिए। ईमेल पे मेरे पास सवाल आ गए और मेरी पहली मुलाकात जो हुई वो मंदिर में हुई, शिवरात्रि का प्रोग्राम। और मैंने ये देखा कि इतनी, एक मैं मीडिया पर्सन जो कि जिसके लिए ग्लैमर मतलब टेलीविजन मतलब सुंदरता, बिकॉज पहला चीज जो होल्ड करती है वो सुंदरता होल्ड करती है, उसके बाद कंटेंट डेफिनेटली आता है। सो आई वॉज इन टू दैट। आई सॉ अ पर्सन, अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, एंड दैट टाइम आई फेल्ट दैट शी इज अ गर्ल ओनली। एंड वो व्हाइट साड़ी में, देयर वाज सो मच ऑफ प्योरिटी। I said there is some divine, and there was another sister, पवित्रा बहन थी, और 2 भाई थे जो कैमरा और उनके साथ थे। मैं कितनी आसानी से अब भाई बोल पाती हूँ नहीं तो मैं बोलती एक कैमरा पर्सन था, टीम के 2 लोग थे। ज्योतिर्लिंग के ऊपर काम करना शुरू किया हमने कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शिवरात्रि क्या होता है। मुझे आई वॉज टोटली ब्लैंक, आई सेड मुझे कुछ नहीं मालूम। और वहीं पर हमने पूरा डॉक्यूमेंट्री टाइप शूट करना था। मुझे दादी का नाम लेना भी इतना मुश्किल हो रहा था, और लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल थी मैं और मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती थी हमेशा। मीडिया मैंने बहुत एंजॉय किया। सो दिस वाज द फर्स्ट रिलेशनशिप, और मुझसे वो रुद्राभिषेक करवाया गया, वो सारी चीजें करी जो मैंने आज तक जीवन में नहीं करी थी। मैंने पंडित जी से पूछा शिवरात्रि का क्या मतलब है, लोगों से पूछा, मुझे खुद ही नहीं मालूम था। बट देयर वॉज दिस समथिंग विच केप्ट विद मी, विच रिमेन्ड विद मी। और जी जागरण के साथ जैसे इनका रिलेशनशिप था, मेरा भी 5 साल से एंकर थी मैं वहाँ पर। तो फिर एक हमने 15 अगस्त के लिए प्रोग्राम किया, तब भी शिवानी बहन के साथ हुआ था। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वहाँ पर जाते हुए, इतने सालों से मैं मीडिया का काम करती थी, मैं हमेशा ये कहती थी मीडिया एक परिवार है, लेकिन वहाँ पे बहुत स्ट्रेस, 24 घंटे का टेंशन, क्योंकि आपको आपको लास्ट मिनट के बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर इतनी छोटी सी टीम इतना बड़ा काम कर रहे थे और एक भी पैनिक नहीं था। हर व्यक्ति इतने प्यार से सुनने को तैयार था आपकी बात। और जब हमने 15 अगस्त वाला किया, तब भी एक मैं अभी कहना चाहती हूँ कि स्वराज्य पे प्रोग्राम था। बहुत मजेदार बात ये, मैंने शुरू किया कि मेरे लिए, क्योंकि मैं दूरदर्शन की एंकर थी या जैसे भी थी, तो स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, वो आज़ादी के दीवाने और ऐसा ऐसा करके शुरू किया। एंड शिवानी बहन
दूसरी तरफ कहती है कि स्वराज्य का मतलब क्या हुआ। मैं बोला हाँ, उन लोगों का क्या जज्बा था जो उन्होंने इस तरह से शुरू किया होगा, अपनी जान तक दे दी। शी सेड वो तो हम भूल जाते हैं, आज स्वराज्य का क्या मतलब है। और पूरी कॉन्वर्जेशन, 1 घंटे की कॉन्वर्जेशन जो थी, उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि वी आर ऑन टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू नो। शी वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, स्व पे राज्य, और मैं बात कर रही थी स्वाधीनता और हमारे को कैसा। बट वो प्रोग्राम जो था वो स्टिल इट केम आउट वेरी गुड, बट वी वर कंप्लीटली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। एक्चुअली ग्रेजुअली व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग, मुझे समझ में आ गया वो क्या कह रही थी, लेकिन मतलब स्व पे राज्य करने की बात तब तक मैंने सोची भी नहीं थी। यहां से वो बीच शुरू हुआ, एंड देन शीरू बहन के साथ ही, इंसिडेंटली शीरू बहन के साथ ही हमारी पहली सीरीज हुई, और लिविंग वैल्यूज, और वो बहुत मैंने एंजॉय किया। मतलब फॉरगेट अबाउट, और मैंने ये देखा था कि जो मैं एंजॉय करती थी प्रोग्राम पहले भी, चाहे सुबह सवेरे करती थी चाहे रेडियो पे, वो लोगों को पसंद आता था, क्योंकि आप खुद इन्वॉल्व बहुत हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। कनु जी, जैसे आपने बताया कि स्वराज्य की बात शिवानी बहन ने आपको बताई, तो उस प्रोग्राम में आपको बहुत मजा आया। तो नेचुरली जो व्यूअर्स होते हैं उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आता है, तो वो भी एंटरटेन होते हैं। तो कौन सी ऐसी बात थी, उसके बाद तो आपने काफी हमारे भाई बहनों का इंटरव्यू तो किए थे, और अवेकनिंग विद द ब्रह्मा कुमारीज कार्यक्रम भी शुरू हो गए थे उन दिनों में। तो कौन सी ऐसी बात है जो आपने अपने अनुभव से सुनी, और जैसे वो आपके दिल को लग गई, जिससे आपके अंदर एक प्रकार की उत्सुकता पैदा हुई कि मुझे भी इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहिए? बिल्कुल, एक लाइन जो थी, आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट पर्सनल टाइम, पर्सनल है, हाँ, मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी अपनी जिंदगी के ही। वो वक्त वही था, एग्जैक्टली 2 साल पहले की बात है। दिसंबर में मतलब मैं बहुत जगह भटक के, मैंने कहा कि मैं रिलीजियस नहीं थी, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है तो हर हिंदू की तरह मुझे ज्योतिष आता था, काफी कुछ ज्योतिष आता था मुझे। तो मैं कभी ज्योतिष के पास जा रही, कभी इसके पास, जैसे ही मुश्किल आती है हम कहीं जाते हैं, तो मैं कहीं जगह जा रही थी। ये प्रोग्राम चलता जा रहा था, और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। 2008 जनवरी, मैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवा के आ गई। एक और ज्योतिषी से मिली, उसने कहा कि आपसे ना शिव भगवान नाराज हैं। सच्ची, पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया था, आपको क्या कुछ गुरु का समथिंग, और आपसे, एंड मैं इतनी लो, दैट इज व्हाई अब मेरे को जब लोगों के सवाल आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, आई कैन रिलेट, बिकॉज आप इतने इंटेलेक्चुअल और इस लेवल पे होते हुए भी जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब आप सब कुछ मानने को तैयार होते हो, क्योंकि आपके पास आंसर्स नहीं होते। और मैंने बोला शिव भगवान मुझसे नाराज मतलब? तो ही सेड नहीं, आपको तो ये मंत्र इस टाइम पे इस मंदिर में हनुमान जी के सामने, शिव जी के सामने, माता के सामने, ये वाला दीपक, ये मैंने किया 15 दिन। मैं अपनी जीन्स की पॉकेट में वो मंत्र रखती थी, और मेरे को बोले भी नहीं जाते थे मुझसे, और मैं वो जाके करती थी। फरवरी, मैं कभी भी ऐसे डेट्स याद नहीं रखती, लेकिन ये क्योंकि इतना पर्सनल मेरा हो गया, फरवरी आई गॉट अ कॉल, एंड शिवानी ने मुझे बोला कि आप राजयोग हम करते हैं। तब तक मैं उनसे कहती थी मुझे राजयोग करना है, क्योंकि हम इतने प्रोग्राम्स कर चुके थे। इन्होंने बोला नहीं, हम प्रोग्राम पे करेंगे। मेडिटेशन के नाम से वैसे ही मुझे ऐसी होती थी कि पता नहीं अकेले बैठ के क्या करना होता है। तो राजयोग करना शुरू हुआ, आत्मा का परिचय हुआ। मतलब जो 7 दिन में कोर्स होता है लोगों का यूजुअली, हमारे 28 एपिसोड्स में हुआ। 28 एपिसोड मतलब 14 घंटे। तो पहले आत्मा का परिचय हुआ। अच्छा, ये बड़ा अमेजिंग था कि आत्मा मतलब मैं और मेरा शरीर, ये 2 फर्क काफी कुछ समझ में आए। उसके बाद एक लाइन, आपने मुझसे पूछा, एक लाइन विच चेंज्ड माय वर्ल्ड एक्चुअली, विच गेव मी, जिसने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा संबल दिया, वो ये कि भगवान आपसे बहुत प्यार करता है। दैट एक्चुअली आई थिंक मैंने रोना शुरू कर दिया था प्रोग्राम में, क्योंकि जहां ये शब्द इन्होंने कहा, भगवान आया हुआ है, वो आप जैसे हैं, जहां है, आपको बहुत प्यार करता है, वो शब्द, उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हो गया कि अब मतलब उसके बाद मुझे सुनना बंद हो गया था।
मतलब वो मेरे लिए एक ऐसा मंत्र था, जो इतने सारे मेरे पास मंत्र थे उनके बाद, मतलब उसके बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उसके बाद फिर मतलब जब भगवान आपके साथ है फिर किस बात का डर। So that changed my life. So, हम देख सकते हैं कि जिन व्यक्ति का सक्सेस होता है या कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल जीवन में होता है तो उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी सीक्रेट होती है। तो आज आपने हमको सीक्रेट सुना दी, थैंक यू फॉर दैट। शिवानी बहन, आपने जब स्टूडियो में सेवा करना शुरू किया और जैसे आप पहले ये वीडियो बनाया आपने शिवरात्रि के ऊपर, तो उसके बाद जैसे हर रोज आपका स्टूडियो में जाना ये वो सब चलता रहा, फिर कैसे आप सीन पर आ गए? जैसे कि अचानक ही हमारी दीदियों को हम देखते थे, फिर उसके बाद हमारी शिवानी दीदी को हम देखने लगे, तो आप अपनी थोड़ी अनुभव की बात सुनाइए। अवेकनिंग प्रोग्राम से पहले 1 साल पहले से ही स्टूडियो जाना शुरू किया था और सेवा थी वहाँ के प्रोग्राम्स तैयार करवाना, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, और वहाँ की जो टीम थी उनको पालना देना, क्योंकि वो सभी लोग एक प्रोफेशनल्स थे। तो वहाँ पर कोई भी बीके भाई बहन नहीं था, तो वो लोग एडिट करते थे लेकिन उनको कंटेंट ज्ञान नहीं समझ में आता था कि कौन सा लाइन रखना है और कौन सी लाइन काटनी है इसमें से। तो उनके साथ बैठकर वो लेक्चर कटवाना, तो वो सब करना था। तो मधुबन से, ओआरसी से सब जो कॉन्फ्रेंस के टेप्स आते थे उसको हम काटते थे, आधे आधे घंटे का लेक्चर बनाते थे और जागरण पर भेजते थे। फिर 1 साल के बाद आस्था पर ये स्लॉट मिला, फिर उस पर भी भेजना शुरू किया, ऐसे ही काट के तैयार करके। इसके बीच में थोड़े प्रोग्राम जैसे एक्सपेरिमेंट किए डायलॉग रूप में, डॉक्टर गिरीश पटेल, और तब हमने कहा हमें एंकर चाहिए, तो कहा एंकर ले आओ लेकिन हम पैसे नहीं देंगे उसके लिए। तो हमने कहा बिना पैसे के कौन से एंकर आएंगे हमारे पास करने के लिए। तो फिर हमने डॉक्टर मोहित गुप्ता को बुलाया एंकरिंग करने के लिए कि फिर बी के परिवार में से ही चाहिए एंकर अगर हमें, क्योंकि तब तक कुछ था नहीं तो कोई खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे उस पर। तो हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स डॉक्टर मोहित गुप्ता, डॉक्टर गिरीश पटेल, स्वामी भाई, ये सब किए, जागरण पर भेजे। तो बहुत होमवर्क सारा बैकग्राउंड में चल रहा था। फिर आस्था पर मिला स्लॉट, तो भी चलता गया। फिर सोनी चैनल पर स्लॉट मिला, और जब सोनी पर स्लॉट मिला तो वो लोग मधुबन से कॉन्फ्रेंस या ओआरसी की कोई भी कॉन्फ्रेंस का टेप नहीं एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट चैनल है, तो उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती हैं। तो उनको स्टूडियो में शूट किया हुआ ही एपिसोड चाहिए, जो पूरा ऑडियो और लाइट सब बहुत अच्छे हैं। तब ये हुआ कि सोनी चैनल वही एक्सेप्ट करेगा जो फ्रेश यहाँ तैयार होगा और जो किसी चैनल पर पहले चला नहीं होगा, फ्रेश एपिसोड चाहिए। तो फिर तब सबको बुलाना, सबको निमंत्रण देना, मधुबन निमंत्रण भेजना, बड़ों को, हर एक को। अभी तक मेरे पास सबके लंबे लंबे ईमेल्स के कॉपीज है जो मैंने बनाए सबको बुलाने के लिए। तो तभी शीलो दीदी का भी आना हुआ, लेकिन फिर उन्होंने 14 किए और वो वापस मधुबन चले गए, लेकिन एपिसोड तो हर रोज चाहिए वहां भेजने के लिए। फिर बुला कोई, और एक बार ऐसा हुआ कि एपिसोड जाना था और कोई आए नहीं जिन्होंने शूट करना था। तो नेक्स्ट डे शूट था, तो फिर रवि भाई ने कहा आप ही कर दो। आई सेड कुछ भी बोल दो मुझे करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाना है स्टूडियो में वो भी लगा दूंगी, लेकिन आगे नहीं, पीछे कुछ भी। और वो बहुत समय से मुझे बोल रहे थे आप शूट करो, आप शूट करो। आई सेड आगे नहीं, आगे नहीं, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती ब्रह्मा कुमारीज को, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रॉन्ग वर्ड या एक रॉन्ग सेंटेंस और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, और मुझे कुछ आता भी नहीं है, मतलब इतना कंटेंट शेयर करने के लिए। लेकिन उस दिन जैसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते वैसे उन्होंने किया कि आप नास्तिक हैं, आप सेवा को ना बोलते हैं, आपको बाबा पर निश्चय नहीं है, बाबा कराएगा, आपने थोड़ी करना, यू नो ऑल दोज स्टैंडर्ड सेंटेंसेस, आज आप कर दो। तो उस दिन बैठे करने के लिए, और बाबा प्लीज मुझे कुछ नहीं आता, प्लीज आज आप आ जाना करके। और इवन 2, 7, 8, 10 साल से बाबा की सेवा कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा,
लेकिन उस दिन का एक्सपीरियंस था जैसे किसी ने टेक ओवर कर लिया पूरा। और उस दिन मुझे मुरली का वो सेंटेंस याद आया कि बाबा कहता था जब कोई बुद्धू होता है ना जिसको कुछ नहीं आता तो मैं आ जाता हूँ वहां पर एक्सप्लेन करने के लिए। तो मुझे लगा हाँ वो आ गया था, उसने करवा दिया। तो वो जब टेलीकास्ट हुआ तो वो सीरीज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो सबको बहुत अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट था। फिर रवि भाई ने कहा देखा मैं तो कब से बोल रहा था आपको, आप कर सकते हो, चलो अभी नेक्स्ट सीरीज शूट करो। मैं कहा बाबा एक बार आ गया था, नॉट नेसेसरी वो नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएगा। आई कांट डू दिस, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो से भी नीचे। लेकिन कहा नहीं करो बाबा आएगा। फिर किया एंड टोटल मतलब ये मेरी ब्राह्मण लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जहां कुछ भी नहीं, यहाँ क्लीन। एंड वो बाबा आता है या कौन आता है मुझे नहीं मालूम, बाबा आता है या बाबा किसी को भेजता है या क्या मिरेकल होता है वो नहीं पता, लेकिन कोई आता है और पूरा करवा कर चला जाता है। और फिर हम बोलते बोलते दोनों सडनली बाद में एक दूसरे को पूछते हैं ये क्या निकला सडनली, ये कहाँ से आया टॉपिक, ये कहाँ से बात निकली सारी। और जब बाद में सुनते हैं उसको एडिट होकर शूट होकर जो टीवी पर देखते, तो मुझे वो सारी बातें पहले नहीं पता थी, मुझे नहीं मालूम था। कई ऐसी बातें हुई कि मैंने वहां से टीवी पर देखा कनुप्रिया क्वेश्चन पूछती है और मैं वहां से सोचती हूँ इसका क्या आंसर हो सकता है, और फिर वहां से अपने को देखती हूँ आंसर करते हुए, बोलती हूँ गुड आंसर, नाइस, राइट राइट। बट उस टाइम कैसे हुआ वो नहीं पता है। और अभी भी हर बार एवरी टाइम जब हम शूट करने बैठते हैं, और तब मैं बहन को बोलती थी, मैंने कहा बाबा आता है, तो कहती पता नहीं क्या बोलते हैं, बाबा आकर करवाता है। तो खुद कहती थी कि ये कहाँ से सब निकल रहा है, ऐसे बाबा आकर करवाता है। अब खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे थ्रू भी बाबा ही करवाता है, मैं नहीं करती। डेफिनेटली, क्योंकि इतने मिरेकल्स देखने को मिलते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग सडनली ऑन करते हैं और कहते हैं उस दिन वो देखा, वही मेरी प्रॉब्लम थी और वही आंसर मिल गया। ये कोई ह्यूमन बीइंग के बस की बात है ही नहीं। ये बाबा का उन बच्चों के साथ चल रहा है डीलिंग, और वो बस बैठकर उस समय कराता है। तो हम तो सिर्फ डर डर के बैठ जाते हैं कि आज भी आ जाएगा, और वो आ जाता है। करना चाहूंगी कि जब ये सचमुच कहती थी कि बाबा आते हैं, तो मैं बोलती थी हाँ हाँ बाबा आते हैं, क्योंकि पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है। तब तक मैं बाबा से मिली भी नहीं थी। मार्च में पहली बार जब मैं मिली, वो जो मेरे को अनुभव हुआ, वो अनुभव पहला वाला तो आई वॉज इन लाइक ब्लैंक। उस अनुभव को मैंने रजिस्टर नहीं हुआ मेरे पास, क्योंकि वो अनुभव वॉज लाइक फर्स्ट। लेकिन सेकेंड टाइम 25th को मैं जब मिल के गई हूँ, वो मैं उसको देख पाई। अब तक मैं सीख भी चुकी थी देखना कैसे होता है चीजों को। तो वो अनुभव बाबा के होने का, कि व्हेन बाबा इज देयर, देयर इज समथिंग विच इज सो गुड एंड द लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, व्हेन इतना सुंदर एहसास। तो अब उसके बाद वापस आके जब हमने प्रोग्राम किए ग्लोबल फेस्टिवल में, एंड शिवानी यूज्ड टू टेल मी कि आप ना बाबा को बुला लेते हैं। तो पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, अच्छा ठीक है, मतलब मेडिटेट करते थे और बुला लेते। उस दिन क्योंकि मैं अनुभव करके आ चुकी थी, उस दिन मेरे को कंफर्म हुआ, क्योंकि मेरे को वही फीलिंग हुई। प्रोग्राम 4 घंटे प्रोग्राम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं वहीं पहुंची हुई हूं जब मैं बाबा का अनुभव करके गई थी। दैट कंफर्म्ड कि बाबा ही आता है, इसका मतलब हम नहीं करते, हम कोई क्रेडिट नहीं ले सकते। ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, ये वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब होती, लेकिन हमारे स्टूडियो का वातावरण पूरा चेंज हो जाता है शूटिंग के टाइम पर। और ऐसा फील होगा कि वो कोई पावरफुल मेडिटेशन रूम है जहां पता नहीं कितने सालों से तपस्या चल रही हुई है। और कई ऐसे दिन होते हैं जहां हम बिल्कुल फील करते हैं कि बाबा नहीं है। हम इतना स्ट्रगल करते हैं, 1-2 बार ऐसा हुआ है, हम इतना स्ट्रगल करते हैं शूट करने के लिए, वो आधे घंटे का एपिसोड खिंचता जाता है, होता ही नहीं, और हम स्टॉप कर देते हैं। आज बाबा नहीं है, हम शूट नहीं कर सकते, वी स्टॉप्ड, आज शूट नहीं हो सकता, आज बाबा नहीं है। बिकॉज वो साफ पता चल जाता है
या नहीं है, तो आज यहाँ कुछ गड़बड़ है, बाबा नहीं है, आज शूट नहीं। क्योंकि हम जब करते हैं वो इतना स्ट्रगल होता है, इतना बोरिंग होता है, वो आधा घंटा खत्म ही नहीं हो रहा होता। और जो चीज़ हम नहीं एंजॉय करेंगे करते हुए, वो तो फिर देखने वाले व्यूअर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 1-2 दिन ऐसा हुआ जब हमने पूरा तैयारी शूटिंग का करके भी कैंसिल कर दिया कि आज बाबा नहीं है। तो वो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, पता चलता है बाबा है या नहीं है। शिवानी बेन और कनुप्रिया जी, हम भी अपना थोड़ा अनुभव बताएंगे कि आप जब यूके में आए, करीबन 16 प्रोग्राम्स किए थे, याद है ना? टूर, पूरा टूर किया था स्कॉटलैंड से लेकर के साउथ तक। तो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ आप गए थे, अलग अलग टॉपिक्स पर रखा था। और मैंने तो नहीं देखा आप लोगों को कुछ प्रिपेयर करते हुए, फिर भी मेरे पास और प्रश्न है, पर अभी मेरे प्रश्न इन अ वे समाप्त हो जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ उत्तर दे दिया। बट फिर आई लाइक टू आस्क यू दैट क्वेश्चन। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो यूके टूर थी ना, उसमें भी हम सभी ने यही अनुभव किया। इट वॉज अ मैजिक, इट वॉज बाबाज मैजिक। वीडियो में आपका जो कारोबार चलता है, आपकी जो प्रवृत्ति चलती है, उसके बाद आप जब अपने घरों में जाते, शिवानी बेन आप भी अपने लौकिक परिवार में रहते हैं, कनुप्रिया जी आपके भी तो 2 लवली डॉटर्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल डॉटर्स। तो उनके ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ा? और शिवानी बेन आप भी बताएंगे कि आपके परिवार और आपके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर क्या आपका प्रभाव रहा? मेरी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो चुकी है घर पे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ कह दूं तो मेरे युगल कहते हैं टीवी पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। सी, तो दे एक्सपेक्ट कि टीवी पर हर बात जो कही जाती है वो अब आपके प्रैक्टिकल में दिखाई। एक भी थोड़ा सा मैंने ऐसा कुछ कह दिया, मैं टीवी वाले सब लोगों को बता दूंगा घर पे कैसे है ये। मैं शूट कर लूंगा अभी ये जो हो रहा है, मैं आस्था पर दिखा दूंगा। सो यस, बट दे नॉट वेरी अफेक्टेड बाय इट बिकॉज मतलब इट्स नाइस। बट क्योंकि घर में सभी बाबा के ही बच्चे हैं, तो हर एक यही कहता है कि क्योंकि वो फील करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट का कुछ नहीं है, ये टोटली बाबा ही करा रहा है। सो दे जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि बाबा करा रहा है और बाबा की सेवा हो रही है और बाबा ही प्रत्यक्ष हो रहा है। दैट इज दैट। आपकी सोशल लाइफ और आपकी परमार्थ स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग है या एक है? सोशल लाइफ कुछ नहीं है। सोशल लाइफ इज बीके फैमिली। आई डोंट हैव एनी अदर सोशल लाइफ, इट्स ओनली द बीके फैमिली। हाँ, लेकिन ये होता है थोड़ा कि अब कहीं भी बाहर जाओ, मार्केट भी जाओ, ट्रैवल भी कर रहे हो, तो लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, वही है या नहीं है, वही है या नहीं है। तो मेरे युगल बोलते हैं वही है। इसे क्या घूरते रहते हैं ऐसे, कि लोग आपस में, कई लोग आपस में शर्त लगाना शुरू कर देते हैं, वही है या नहीं है, कुछ कुछ ऐसे कोई आपस में उसे, तो वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक को जाकर उन्होंने बोल दिया वही है। तो दैट इज अ लिटिल पार्ट ऑफ द जर्नी, दैट्स ओके। कनुप्रिया जी आप बताइए। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन अगर परिवार के साथ बैठे, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी। मैंने थैंक यू नहीं कहा क्योंकि शिवानी बहन ने थैंक यू से शुरू किया था। ये बहुत इमोशनल भी हो सकता है क्योंकि मैं काफ़ी इमोशनल हूँ बाबा के कारण। बाबा का ज्ञान सुनते सुनते मेरे को वो इनर स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हुई है और अब मैं वैसे नहीं रोती हूँ, वैसे रो लेती थी पहले, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन लंदन से या यूनाइटेड किंगडम से जब मैं वापस आई थी तो लास्ट प्रोग्राम में सबने कहा था कि क्या करेंगे आप वापस जाकर। मैंने यही कहा था कि मैं इतना सारा प्यार लेकर जा रही हूँ, इतना सारा प्यार, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ उड़ेलूंगी ये प्यार, लेकिन मैं भारत जाकर ज़रूर इसको अपने प्रोग्राम के माध्यम से या बाकी जितने भी प्रोग्राम्स कर रही हूँ वहाँ उड़ेल दूंगी। मैंने जीवन में हमेशा एक चीज़ मांगी थी, एक चीज़ देखती थी, एक चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, वो था प्यार करना। मतलब मुझे भक्ति नहीं आती थी, मुझे गॉड का भी कुछ पता नहीं था, मुझे लोगों से प्यार बहुत होता था। मैं कभी भी किसी से बात कर सकती थी, इसीलिए मैं एक्टर थी, शायद इसीलिए एंकर थी। इसका मेरे परिवार पर यह प्रभाव पड़ा, आज मैं क्योंकि परिवार के साथ बैठी हूँ, एक ऐसा परिवार मिला जो हर रूप में ना सिर्फ बाबा ने स्वीकार किया मुझे मैं जैसी हूँ, बल्कि परिवार ने भी स्वीकार किया मैं जहाँ जैसी हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब दिस इज सो ब्यूटिफुल। मैंने कहा कि जब मैं यहाँ आई मैं बहुत
बुरे दौर से गुजर रही थी। मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी और एक मेजर ट्रांजिशन हो रहा था मेरी लाइफ में। आई वॉज गोइंग थ्रू सेपरेशन विद माई हस्बैंड एंड अगर ये ज्ञान नहीं मिला होता, अगर मैं ये प्रोग्राम नहीं कर रही होती, मैं मेजर डिप्रेशन में चली जाती। लेकिन वो इतना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ और उस वक्त मेरे पास बहुत सारे सवाल थे कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों। लेकिन वो धीरे धीरे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक वो सारे सवाल गिरते गए, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता गया और मुझे रियलाइज होता गया कि मैं एक और बहुत ऊंचे उस पर जाती जा रही हूँ। वो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, एक ऐसा प्यार बढ़ता गया और वो धीरे मतलब कैसे छूटता गया मुझे पता भी नहीं चला। बच्चे दोनों मेरे साथ हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे जैसा कि कहा, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो बच्चे मेरी एक्सटेंशन नहीं है, वो परमात्मा का गिफ्ट है, मैं सिर्फ केयर टेकर हूँ। मैं पहले से ये मानती थी कि वो मेरे बच्चे कैसे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो बाबा का गिफ्ट, जो एंजल्स मेरी लाइफ में आए और वो बहुत मतलब आई एम जस्ट द केयर टेकर। उन्होंने मुझे चेंज होते देखा। चेंज मतलब मुझे नहीं पता चला कि मैं चेंज हो रही थी, क्योंकि इतना सारा प्यार मिलता गया, इतने मेजर चीजें हो रही थी लाइफ में और मैं स्टेबल थी। मतलब मैं एक बार किसी से बात नहीं की, किसी रिलेटिव को नहीं बुलाया, कुछ नहीं, जबकि मैं एक ऐसी व्यक्ति थी जो बहुत सारे लोगों के साथ, और मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था। मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी। वो ऐसे ब्रेक होना पूरे परिवार के लिए शॉक हुआ, मेरे इन-लॉज और मेरे अपने परिवार के लिए, कि ये बिना बताए कैसे हुआ। बट वो हो गया। मेरे बच्चों ने वो देखा, मेरे परिवार ने देखा, और मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं की थी। इतना स्मूथ ट्रांजिशन। तो और वो मैं सिर्फ ज्ञान की बातें करती थी, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी जाओ। मैंने कभी किसी को नहीं कहा, ना अपने भाई को, बहन को, दोस्तों को, कि आप कुछ करो। धीरे धीरे लोगों ने बात करनी शुरू की, मेरे अपने रिलेटिव्स ने, कि तुम ये प्रोग्राम कर रही हो। धीरे धीरे मुझे समाज में एक ऐसी जगह मिलने लग गई इस प्रोग्राम के माध्यम से कि किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम सेपरेटेड हो, तुम टुगेदर हो। अल्टीमेटली माई फैमिली बिकेम मी, माई चिल्ड्रन। दिस वॉज ओनली बाबा हु कुड हैव डन इट। तो मेरे लिए इट वॉज अगेन, जैसे किसी ने कहा था कि इज इट अवेकनिंग ऑफ कानुप्रिया, so I think it was living for me, you know. This was the true life which I started getting. और उसमें प्यार से भरना, और इसीलिए शायद ये प्रोग्राम ऐसा रहा, क्योंकि मेरे जीवन में वो आती जा रही थी, वो सारे सवाल, सारी चीजें कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे। हर बार मैं एक सीरीज करके जाती थी, मैं खुश होके भर के जाती थी, मेरे पास सारे सोल्यूशंस होते थे। वहां पहुंचती थी, फिर एक नई चीज होती थी, वो मैं फिर सवाल लेके फिर पहुंची होती थी स्टूडियो। तो ये ऐसे सीरीज चलती गई, और इतनी ताकत लेकर मैंने देखा कि मैं बहुत ऐसे कोई फाइटर नहीं हूं। मतलब मैं बहुत ज्यादा जोर से नहीं बोलती या बहुत लड़ नहीं सकती मैं चीजों को लेके। तो मेरी मम्मी कहती थी कि मुझे बहुत डर लगता है कि तुम कैसे करोगी जिंदगी में आगे। लेकिन इतना आसान था सब कुछ, कुछ भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसकी ताकत मिल गई थी, उसका हाथ पकड़ के। मतलब it was not very difficult, and this was the biggest change which I felt in my life. Thank you कानुप्रिया जी, आपने इतना ऑनेस्टी से अपना अनुभव शेयर किया हम सब के बीच में। वी फील क्लोज राइट टू हर, हमको इतना नजदीक पने का अनुभव हो रहा है। और इसके साथ शिवानी बेन, अभी आप बताइए कि स्टूडियो में आपके साथ जो भाई या बहनें काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो क्या आप उन्हों को भी ऐसे ज्ञान देते हैं? और दिन भर में आपकी क्या दिनचर्या होती है वहां पर स्टूडियो में, क्या प्रिपरेशन होती है? वैसे आप तो टेक्निकल सब जानते ही हैं, तो स्टूडियो का थोड़ा हमको सेटअप के बारे में आप बताइए। जैसे पहले ही डिस्कस हुआ था कि एक अवेकनिंग से 1 साल पहले से ही वहाँ जाना शुरू किया। तो वहाँ जाते ही पहले ये स्टार्ट किया कि सभी जो टीम थी उनको ज्ञान लॉजिकली सब पता था। उनको इनफैक्ट शीलू दीदी और उषा दीदी के राजयोग शिविर रटे हुए हैं वहां पर, क्योंकि इतनी बार एडिट करते हैं कि दीदी के बोलने से पहले वो भाई बोल सकते हैं अभी नेक्स्ट वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने राजयोग शिविर इतनी बार एडिट किया था। दादी गुलजार दादी के इतनी बार एडिट किए
कि एक दिन दादी स्टूडियो में आए और हम सब सुना है ना, दादी कहती है टेंशन नहीं करो, तो दादी ने उधर भी वो पॉइंट बताया। तो दादी ने कहा टेंशन नहीं करो, तो ऑटोमेटिकली एक भाई ने कहा ए लगा दो, अटेंशन करो। तो इतना उनके अंदर वो भरा हुआ है, क्योंकि 10 घंटा रोज वो ज्ञान सुनते हैं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं किया था, उसको अप्लाई नहीं किया था। तो हम लोगों ने जाते ही मुरली क्लास वहाँ शुरू किया। तो 8-10 भाई बहनों की ही टीम थी। तो हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर मुरली करते थे, लेकिन वो मुरली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जैसे मीटिंग होती है ना, वैसे होती थी। कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन आंसर्स। तो वो एक्चुअली 1 साल जैसे कि मेरे लिए एक बहुत ट्रिगर, मतलब ज्ञान का ट्रिगर बहुत किया, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं मुरली सुनते थे, वो लोग उस पर बहुत क्वेश्चन, और वो बाबा का सेंटर नहीं था ना कि चुपचाप बैठकर मुरली सुनो, ऐसे वाला नहीं था। तो वो लोग बहुत क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन, और इसलिए शायद हम लोगों ने ज्ञान का बहुत चर्निंग किया है वहाँ पर वो 1 साल के अंदर। तो डेफिनेटली सबने धीरे धीरे उसको अडॉप्ट किया। फिर जब जैम लॉन्च हुआ तो हम शायद फर्स्ट थे जिन्होंने वो 1 मिनट इमीडिएटली स्टार्ट किया। जिस दिन हमें वो जस्ट अ मिनट प्रोजेक्ट पता चला, हमने स्टूडियो में वो 1 मिनट साइलेंस हर 1 घंटे के बाद स्टार्ट किया, और वो सभी को बहुत अच्छा लगा। फिर तो बाबा से मिलने भी आए हैं। तो इट्स मोर और लेस एवरीवन इज नाउ लाइक फैमिली। दूसरा एक ये क्वेश्चन है कि आस्था इंटरनेशनल पर हम सभी अवेकनिंग विद द ब्रह्मा कुमारीज देखते हैं, देश में और विदेश में, और आपने भी स्टूडियो में इनका स्टैटिस्टिक्स निकाला है कि इनके व्यूअर्स कौन है, कौन व्हाट एज ग्रुप समझो आस्था में, और अभी जो है ZTV पर भी दिखाया जाता है और जागरण पर भी। तो आपका आगे ये ब्रह्मा अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के लिए विजन क्या है? कौन सा रूप आप देखना चाहते हैं? एक्चुअली ये वाला रूप भी तो हमने नहीं देखा था ना। तो रियली इट्स कांट नो प्लानिंग, ये बाबा का ही काम है। ZTV भी सडनली कैसे हो गया, मतलब नो वन इज सिटिंग देयर एंड प्लानिंग एनीथिंग। कोई विजन नहीं क्रिएट हो रहा। ये तो जैसे कि अपने आप एक जिगसॉ पजल है जो बस अपने आप ही वो पीसेस फिट होते जाते हैं, एंड वी रियली डोंट नो कल कौन सी सीन है। सो nothing, not at all, nothing in mind at all. Kanupriya ji, you have any vision? The way the awakening with the Brahma Kumaris is going? You know, this is actually before we sat, हम आज शाम को ही हम डिस्कस योग में बैठने से पहले ही हम आधा घंटा यही डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट। हमने हैप्पीनेस इंडेक्स करा, हमने सेल्फ मैनेजमेंट कर लिया है, इमोशनल इंटेलिजेंस, और वो भी नाम कैसे निकलते थे। बहुत ही मतलब हम वहां बैठते थे प्रोग्राम के टाइम पे। अच्छा, एक और बहुत मजेदार बात इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, जब भी हमने कोशिश की कि हम डिस्कस करके प्रोग्राम करें, हमने कई बार बहुत कोशिश की कि हम इसको बिल्कुल एक तरीके से एक पैटर्न से काम होना चाहिए। शिवानी बहन बहुत लिख के भी लाती थी कि ऐसे 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 नोट्स के साथ। मैं बोलती थी हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और हम सुबह सुबह मैं तैयार होके बैठी और प्रोग्राम शुरू हुआ। मतलब कि उससे पहले 15 मिनट हमने कहा हम बात करते हैं। प्रोग्राम शुरू होता था, ओम शांति, अवेकनिंग, ये ही वो। मेरा पहला ही सवाल कुछ और होता था जो मैंने सोचा ही नहीं था और जो हमने डिस्कस ही नहीं किया था। उसके बाद वो पूरी कहानी कहीं और चली जाती थी और वो सारी तैयारी वेस्ट हो जाती थी। ये बोलती थी मुझे कि ये ना इतना हो जाना चाहिए कवर, आज हम 3rd एपिसोड तक हम इतना कवर कर पाएंगे, मतलब इतना हम ले लेंगे। और हमारे 7 एपिसोड एक बार कई बार हो जाते थे और इतना ही कवर हुआ होता था, क्योंकि वो कहीं का कहीं। तो वी रियलाइज कि हम प्लान नहीं कर सकते हैं। आज इसीलिए मैंने ही बैठ के कहा था कि हम क्या करें, क्योंकि समहाउ आप सब लोगों ने परमात्मा को अनुभव किया। एक बात है कि ज्ञान को समझते हुए अब मैंने मुरली पिछले 3 महीने से यूके से आने के बाद मैंने मुरली रोज पढ़नी शुरू की, और उसके बाद मैंने अमृत वेला, 2 चीजें मैंने रोज करनी शुरू की। तो मैंने अपने आप को देखा कि मुझ में इनर स्ट्रेंथ ज्यादा आई। और ग्लोबल फेस्टिवल के दौरान मुझे जो बात समझ में आई वो ये कि आई थिंक लोग तैयार हैं, हम उन्हें डायरेक्ट बता सकते हैं चीजें। इनफैक्ट एक दिन तो मैं ये सोच रही थी कि कभी बाबा आया हुआ होगा, हम उनका लाइव करेंगे।
आने वाला वक्त ये होगा, ये है मेरी विजन कि बाबा आए होंगे, हम लाइव उनके साथ चैट करेंगे. अच्छा. Kanupriya wants to interview him. Okay. So you better trademark your awakening with Brahma Kumaris. You have to trademark it so that nobody runs with it. अच्छा जी, कनुप्रिया जी, आपका बाबा के याद का भी यूके के आने के बाद आपने कहा मुरली पढ़ना शुरू किया, अमृत वेला भी आपने शुरू किया है, तो आपका बाबा के साथ अनुभव क्या है वर्तमान समय? मैं एक बात बिल्कुल ये शेयर करती हूँ कि मुझे सिर्फ एक त्योहार सबसे अच्छा लगता है, वो है होली. होली के बाकी सब त्योहार ठीक है, मतलब कोई भगवानों से जुड़े होते थे, तो इसलिए होली में कोई भगवान नहीं होते थे, तो मतलब वो सिर्फ रंग होते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था. अब बात ये हुई कि मैं कितने टाइम से शिवानी बहन से कह रही थी कि मेरे को जाना है बाबा से मिलने, तो वो कहती थी हाँ चलेंगे चलेंगे, जब आएगा चलेंगे, ठीक है चलेंगे. जब भी इनका बना मैं जा ही नहीं पाई, कभी बच्चे का, कभी कुछ कभी कुछ. फरवरी में हमने कहा कि अच्छा हम 8 मार्च को, 7 मार्च को, 9 मार्च को चलेंगे होली मिलन के टाइम पे. ऐसा ठीक है, ये हुआ. फिर कुछ हुआ कि नहीं जा पा रहे थे हम लोग, तो जैना बहन आई थी यहाँ पे हमारे साथ, जो यूएस की, वॉशिंगटन की, और उनके साथ मैंने फरवरी में प्रोग्राम किया, और उन्होंने कहा पक्का 9 मार्च को मैं आपसे मिलूंगी वहां पे. मैंने बोला हाँ ठीक है. और बहुत अच्छा मेरा जैना बहन के साथ, मतलब इनफैक्ट हर सिस्टर के साथ, ये तो मैंने शेयर ही नहीं किया कि ना सिर्फ शीरू बहन के साथ, जितने भी भाई बहनों के साथ प्रोग्राम किया मैंने, मुझे ऐसा लगा कि मैं सबको जानती थी. कहीं पे भी कभी भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं पहले, इवन डॉक्टर मेहता के साथ जब मेरी बातचीत हुई, इट वॉज एज इफ आई न्यू एवरीबडी. कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार उनसे मिलके उनकी इंटरव्यू करने वाली हूँ या उनसे शेयर करने वाली हूँ. तो जैना बहन के साथ भी बहुत अच्छा अनुभव रहा. उन्होंने मुझे बोला कि अब हम 9 मार्च को मिलेंगे, अगर नहीं आए तो इस कल्प में नहीं मिलेंगे फिर हम. ऐसा ठीक है. और ये हो गया कि मैं नहीं जा पा रही हूँ फिर से. फिर पवित्रा बहन ने उनको सिर्फ मेल लिखा कि कनुप्रिया नहीं आ रही. वहां यहां से उनका फोन आया 7 मार्च को कि तुम अपना भाग्य नहीं बनाओगी क्या. वो पुकार इतनी स्ट्रांग थी कि मैंने रवि भाई को बोला कि मुझे जाना ही है, कुछ भी हो जाए. मेरी बेटी का एग्जाम था जर्मन का, मैंने बोला बेटा मैं जाऊंगी जाऊंगी. सीधे अच्छा मम्मा आप जाओ. 8 मार्च को मैं यहाँ पहुंची. 9 मार्च को जैना बहन ने कहा था आप ना साइलेंट रहना बाबा मिलन से पहले. अच्छा मुझे इतना ये भी था कि मुझे पहले ये डर लगता था कि भगवान के सामने हम जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि मैं गंदी हूँ. तो मैं इनसे बार बार पूछती थी कि मैं नहीं, मतलब ये मुझे बोलती थी कि चलो. मैं बोला मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं मतलब उतनी अच्छी नहीं हूँ जितने आप सब लोग हो अच्छे. तो इन्होंने बोला था नहीं कोई नहीं. जैना बहन ने फिर अपना अनुभव जब सुनाया तो उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था. तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा बाबा कभी भी ये नहीं कहते कि आप बुरे हो, मतलब ओपनली कम से कम नहीं कहेंगे कि बुरे हो. एंड देन 8 मार्च को मैं जब यहाँ आई, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पिता के घर हूँ. या तो वो थॉट में था या कुछ भी था, बहुत अच्छी फीलिंग थी. जबकि मेरे साथ कोई भी नहीं था, ना शिवानी बहन थी ना रवि भाई थे, स्टूडियो की पवित्रा बहन थी. मतलब ये भी नहीं था कि कोई बड़ा मेरे साथ हो, लेकिन यहाँ पे इतना प्यार सबका. और फिर 9 मार्च को जब मैं बैठी उस हॉल में, ब्रिजमोहन भाई साहब ने कहा था कि आपको ना हम बुलाएंगे, आप ऊपर आ जाना फिर स्टेज पे मिलने के लिए. तो पहले तो मैं कहूँ कि मेरे को नहीं जाना स्टेज पे, वो उनको पता चल जाएगा कि यही है यही सबसे बुरी कल्प्रिट है. और तब तक मैं वो सफेद कपड़े मतलब ऐसे चमक चमक वाले ही पहनती थी. तो उसी दिन सुबह मैं जानकी दादी से मिल चुकी थी. दादी जानकी ने मुझसे कहा कि तुम ये लिबास कब बदलोगी. मैंने सोचा मैंने तो व्हाइट पहना हुआ है, उस पर थोड़ा गोल्डन था, बट मैं इतनी दुखी हो गई. मैं बोला मैंने तो अपनी तरफ से सफेद पहना हुआ था. खैर उसके बाद हम प्रोग्राम में बैठे, मेरे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि अच्छा मेरे अभी कपड़े भी मतलब सफेद नहीं हुए हैं पूरे. पहली जब वो आए बाबा, उससे पहले तक सारे लोग मुझसे बातें कर रहे थे. लंदन वाले मिल गए थे सारे, हांगकांग के मिल गए, एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग. और मैं बोला ले बाबा तो आ जाएंगे, मैं शांत, मैं चुप हुई भी नहीं. मेरे को साइलेंस में बैठना चाहिए था, मैं नहीं बैठी. लेकिन जब वो आए मुझे कुछ भी सुनना बंद, मुझे जो आसपास बात कर रहे थे सब सुनना बंद हो गया. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आई जस्ट फेल्ट आई वेंट इनटू अ ट्रांस. मेरे साथ कभी नहीं हुआ था जिंदगी में ऐसे. या तो मैंने सोचा कि मैं बहुत तैयारी करके आई हुई थी, इस कारण मुझे ऐसा लगा. और पहली बात, पहला थॉट मेरा आया कि इनको कैसे पता चलेगा, इतने सारे 20,000 लोग थे कि मैं बैठी हुई हूँ. और पहली चीज उन्होंने ये कही कि आज मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप वो डायमंड्स 7 कलर को
कि डायमंड्स को ना ऐसे करके आप वो एंजल की ड्रेस पहनेंगे. I felt it's for me, because I was so conscious about the dress I used to wear. I mean, it felt कि he knew what I was thinking. मुझे बिल्कुल ऐसा लगा. उसके बाद से मुझे वो याद आ गया कि he loves me the most. I mean, he loves everyone, but like मेरे लिए बहुत जरूरी था ये कि he loves me the most. And then तो मतलब उसके बाद सिर्फ मैं और वो, मुझे कुछ याद नहीं कि मुझे कब मैं ऊपर गई, कब मुझे वहां पे उन्होंने रोका. मुझे पवित्रा बहन ने बताया कि आपको रोक दिया, और अगर मैं नॉर्मल होती तो मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग होता. मुझे कुछ भी नहीं पता चला कब मैं वहां गई. मेरे को सिर्फ उनकी वो आईज, एंड ही गेव मी एन एप्पल आई थिंक, एंड देन मतलब मुझे स्टेज पे दादी थी, ब्रिजमोहन भाई साहब थे, कौन था, क्या कह रहा था, मुझे कुछ भी नहीं याद था. मुझे सिर्फ दैट कनेक्शन, and it remained with me till 12 o'clock. And when he was going, I realized I was crying because I told Pavitra Bhen, I don't want him to go. That was something so powerful, and it remained with me for a lot of time. मतलब काफी देर तक, वापस आने के बाद भी काफी देर तक. मुझे जी जागरण पे जब मैं गई, वहां पर लोगों को सीधा ये नहीं बताया जा सकता कि आप किससे मिल के आ रहे हो. कहते किससे मिल के आए आप? मैंने बोला मैं मिल आई बस, जिससे भी मिलना था. अब मैं कैसे बताऊं कि भगवान से मिल के आई मैं? तो उन्होंने बोला आप जिससे भी मिल के आए हो, आप इसको रिटेन कर सकते हो जो आपको, जैसे आप लग रहे हो अभी. मैं बोला वो नहीं मैं कह सकती, बट पीपल स्टार्टेड फीलिंग जब मैं पहली बार मिल के आई कि आई हैव चेंज्ड. एंड दैट चेंज आई थिंक सेकेंड टाइम जब मैं आई हूं तो वो अनुभव मुझे होता गया कि, और अब मैंने कहा था कि मैं हर बार मिलना चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं हर पल मिल सकती उनसे. और तभी वो मेरा अमृत वेला, मेरा कनेक्ट होना बाबा से, और वो फीलिंग, क्योंकि वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज सो गुड कि मुझे ये रियलाइज हुआ, मेरी ये विजन है कि हर आत्मा का हक है, चाहे वो किसी भी सेक्ट का है, किसी भी धर्म का है, कि उसे उसके पिता से मिलना चाहिए. दिस इज समथिंग विच आई थिंक शुड बी आवर मिशन नेक्स्ट. शिवानी बेन, you want to It's true, but I know Baba will take us and guide us forward and see whatever the next scene is. Because हिंदी एक है कि हमने हमेशा देखा, एक है सेवा हम अपनी कैपेसिटी में प्लान करें, और एक है बाबा की कैपेसिटी में वो सेवा. तो अपनी कैपेसिटी में बहुत लिमिटेड होती है, उसकी कैपेसिटी में होता है तो इट जस्ट गोज बियॉन्ड एनीथिंग जो हमने कभी भी सोचा होता है. तो आई रियली डोंट नो नेक्स्ट स्टेप क्या है. Whatever. ग्लोबल फेस्टिवल में डेफिनेटली वो अनुभव हुआ कि हम लोग जब प्रोग्राम्स कर रहे थे तो यही लक्ष्य रखा कि हर बार बस बार बार यही बोलना है कि भगवान आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है. और रिश्ता, भगवान के साथ कैसा रिश्ता जुटना है. तो 4 तारीख 4 अक्टूबर जो सेकेंड डे था इनॉग्रेशन का, तो जो फोन्स होते हैं ना जिस पर फीडबैक आता है प्रोग्राम का, तो उस दिन कई लोगों के ये फोन आए, क्योंकि ओवरऑल भी वाइब्रेशन ना हर इवेंट में जैसे बाबा 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 था, तो कई लोगों के फोन उस दिन आए कि ऐसा लग रहा है ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हमारा पिता आ चुका है. ये व्यूअर्स ने बोला, भगवान आ चुका है भी नहीं बोला, बोला हमें आज लग रहा है हमारा पिता आ चुका है. दिस हैपेंड ऑन 4 अक्टूबर, जो फोन्स लोगों ने किए स्टूडियो के लिए. Just ये last question, and I'd like to open the floor to the viewers or the listeners here. अभी क्या है कि एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि शिवानी बेन और कनुप्रिया जी, आप जब प्रोग्राम शुरू करते हैं उसके पहले, जैसे कई बार हमने कोई स्लोगन ध्यान पर रखते हैं हमारा माइंडसेट बनाने के लिए, या वी डू सम रिचुअल, या कोई मंत्र बोलते हैं या कुछ करते हैं, आप क्या करते हैं शुरू करने से पहले? चाय पीती हूँ मैं तो. नहीं, कुछ भी नहीं. हम लोग बस सभी पूरी टीम जो स्टूडियो में होती है शूटिंग फ्लोर पे, हम लोग डेफिनेटली बाबा की याद में बैठते हैं. और मैं तो बहुत डर कर हर टाइम बोलती हूँ प्लीज आ जाना, सारी इज्जत आपके हाथ में है, प्लीज आ जाना, आ जाना, आ जाना. बिकॉज आई नो ये हम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है. तो इट्स मोर लाइक बाबा का आह्वान
करना, सिर्फ बाबा को याद नहीं करना, लेकिन बाबा का आह्वान करना आने के लिए वो प्रोग्राम से पहले. And this another last question I have for you, Shivani Ben, is that आप जब आपको कनुप्रिया जी क्वेश्चन पूछते हैं तो उस समय आप उत्तर देते हुए एग्जाम्पल देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जो सबको जच जाता है, छोटे या बड़े हैं सबको. तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या आपने सोचे हैं, आपने या अपने चलते फिरते चर्निंग में आपने चर्निंग किया है, क्या किया है? बहन यहाँ बैठी है, प्रूफ है कि वो एग्जाम्पल निकलता है मुख से और बाद में हम कहते हैं अच्छा एग्जाम्पल था ना, कितना इंटरेस्ट. हम खुद ही सीखते हैं उस टाइम. रियली वो कहाँ से निकल आता है. एंड आई रियली टेल वी टॉक, कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, एकदम समझ में आ गया उससे. तो मुझे ऐसे लगता है जैसे शिव बाबा ने जब ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा बाबा कैसे सीख रहे थे ना साथ साथ, ऐसे मैं सब कुछ वो प्रोग्राम पे सीखती हूँ. हर एग्जाम्पल वो शूटिंग पे निकलता है, फिर बाद में जब वर्कशॉप्स में जाते हैं तो उसको यूज करते हैं, लेकिन निकलता वो अवेकनिंग के प्लेटफॉर्म पे है सारा उसी टाइम. कोई एग्जाम्पल पहले नहीं सोचा हुआ है उसमें से, कुछ भी नहीं तैयारी. टॉपिक डिसाइड होता है उस दिन का कि क्या टॉपिक करना है, बट सी एग्जाम्पल इसलिए प्रिपेयर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछने वाली है वो मालूम नहीं है. हाँ, तो अभी कनुप्रिया जी आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए. यू गेट इट राइट, हाउ कम? कि बाबा के सेकंड एक्सपीरियंस के बाद मुझे भी पता चल गया कि मैं नहीं कर रही होती. और इनफैक्ट वो जो लैपटॉप पे भी रखा हुआ है, आज मैंने ये रिवील किसी और को भी किया था कि वो भी कुछ नहीं होता उसमें. इट्स लाइक सब स्पॉन्टेनियस, उसी वक्त, मतलब पता नहीं होता कि क्या होने वाला है. इट्स लाइक इट्स जस्ट एक्चुअली हम लोग सिर्फ दोनों बैठ के गप्पे करते हैं. Really, इसलिए हमने उसको गॉसिप बोला है. और आज भाई ने डिनर टेबल पर बहुत प्यार से कहा, कहता हाँ दो औरतें बैठकर ना चक 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 करती रहती है, वो सारी दुनिया देखती है. इट इज एक्चुअली लाइक दैट. बिल्कुल वो कॉन्शियसनेस नहीं है, कैमरा ऑन है, लोग सुन रहे हैं, लोग. इट्स जस्ट एज इफ दो लोग बैठकर कॉन्वर्सेशन नॉर्मल घर के अंदर. तो जैसे कॉन्वर्सेशन पहले नहीं प्रिपेयर्ड होती ना कि क्या एग्जाम्पल देंगे, क्या होगा, तो इट जस्ट कम्स आउट एज अ कॉन्वर्सेशन. और इनको भी नहीं पता है यहाँ से क्या सेंटेंस आएगा, तो इसलिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार नहीं हो सकता. और मुझे ये नहीं पता इनके यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा. दोनों पपेट्स हैं. एब्सोल्यूट पपेट्स, एब्सोल्युटली पपेट. स्ट्रिंग है, यू आर टू पपेट्स डूइंग द पपेट शो. फर्स्ट आई थॉट कि आई एम द पपेट. पहले मुझे ये श्योर था कि आई एम द पपेट, बट आई थॉट ये बहुत अच्छी प्रोफेशनल एंकर है. बट नाउ आई नो शी इज ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग. वो भी एक और पपेट है. क्यों पता चलता है? क्योंकि हर एक लोग कहते हैं जो हमारे मन में है वो आपने पूछा. हाउ इज इट पॉसिबल कि हर एक के मन में जो है ये पूछ सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल. तो ये नहीं पूछ सकते है इतना. तो इट इज डेफिनेटली जो बाबा ने सब तक पहुंचाना है. there is something which I would like to share कि when she used to say earlier ना, मतलब मैं भी जब भी कोई प्रोग्राम पहले भी शुरू करती थी, वैसे तो मुझे लाइव में भी कभी कोई डर नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आपको मतलब लाइट ऑन होने वाली है कैमरा की एंड आपको डर लग जाता है. एंड देन आई यूज्ड टू से कि ओह प्लीज गॉड, एनी गॉड, नथिंग. इट वाज लाइक एक तो ऐसे ही मन में आता था ये शब्द. और जब मैं ये प्रोग्राम करने आई एंड शी यूज्ड टू से सो लविंगली, बाबा प्लीज आ जाना, तो मैं बोलती थी अच्छा ये ऐसे सोचती होंगी कि जैसे मैं बोलती थी कि ओ गॉड प्लीज कम, लाइक प्लीज हेल्प मी दैट टाइम. बट व्हाट आई यूज्ड टू लाइक अबाउट हर कनेक्शन विद गॉड वाज इट वाज सो पर्सनल. मतलब वो मैं एंड आई यूज्ड टू एनवी दैट एक्चुअली कि ये मतलब कितनी प्यार से उनको बुला लेती है, बाबा प्लीज आ जाना. एंड मुझे इनको देख के लगता था कि हाँ इनकी बात सुनते भी होंगे. बट ग्रेजुअली धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि अगर इनके हैं तो मेरे भी हो सकते हैं. एंड आई मेड दैट. आज बाबा थे कि नहीं थे? थैंक यू वेरी मच. अ बिग हैंड. थैंक यू सो मच. तो अभी का जो प्रश्न है, तो अब प्रकृति हमें देखकर खुश हो रही है. तो मेरा सवाल ये था उनको कि जब अभी आगे चलकर प्रकृति विकराल रूप धारण करने वाली है,
तो ऐसे वक्त हम जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो बाबा को याद करके 108 और 160 का ग्रुप करके अगर हम योग में बैठे तो ऐसे परिस्थिति को हम थमा सकते। तो ब्रिजमन भाई बोले कि नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो चमत्कार होगा। तो मेरी आपको ये विनती है कि आपकी क्या राय है इससे। ओम शांति। जैसे भाई साहब ने ऑलरेडी आपको आंसर दिया था कि बाबा ने तो हमें सब पहले से ही बता दिया है, एवरीथिंग। तो बाबा ने तो हमें बताया ही है कि प्रकृति की हलचल तो होनी ही है, ये तो नेचुरल परिवर्तन का जो अब सीन आने वाला है उसमें होना ही है। लेकिन बाबा ने हमें ये बताया है कि हमारा सबका क्या रोल है, कि हम जब योग में रहते तो योग में बैठकर हम सभी आत्माओं को उस टाइम वाइब्रेशंस, तो वायुमंडल को जो सहयोग वाइब्रेशन से दे सकते, तो वो बाबा ने हमेशा हमें याद दिलाया कि प्रकृति की हलचल पर चिंतन नहीं करना कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ। आप अपनी स्थिति पर ध्यान रख के उन सभी आत्माओं को योगदान देना है, तो वो हमारा रोल होगा। बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक आत्मा का नाम हम नहीं कह पाए। मैं कहना चाहती हूँ रवि भाई का नाम, क्योंकि जो स्टूडियो को देखते हैं, और अगर उन्होंने ये थॉट नहीं क्रिएट किया होता, अगर उनके मन में ये प्रोग्राम को और स्टूडियो में आगे काम नहीं करने की बात आई होती, और उन्होंने हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी, पूरा वक्त वो स्टूडियो को देखते थे और स्टूडियो के बारे में सोचते थे, लेकिन कभी भी प्रोग्राम जब हम कर रहे होते थे कभी कोई इंटरफियरेंस नहीं था। ये कंप्लीट जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, दैट रियली मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो रवि भाई को भी बहुत बहुत थैंक यू।